हेलो एवरीवन। और आपको बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड कोई सवाल है तो उसका मैक्सिमम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कुल 10 पॉइंट पर बात करेंगे। पहले की बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है, आखिर वो एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। दूसरे में एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में। फिर क्या है एम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानेंगे। फिर क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। लर्निंग आउटकम इन बीएससी कोर्स के बारे में जानेंगे। फिर सिलेबस जानेंगे। सिलेबस बेसिकली हम 3 सेमेस्टर का सिलेबस दिख रखेंगे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3। फिर जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी करने के बाद, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में क्या है और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है। फिर जानेंगे क्या क्या वैकेंसी है जो इस बार 2024 में निकली है, और 2023 के बारे में जानेंगे कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई थी, उसके बारे में जानेंगे। फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में भी वीडियो में जिक्र होगा। फिर फर्दर स्टडी के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। और ये सारे सवाल का आपको जवाब चाहिए तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। और कोई भी आपको पता है, पहले ही से पता है, तो आप वीडियो को स्किप, उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होलिस्टिक स्टडी की जाती है, समग्र संपूर्ण स्टडी की जाती है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। इससे बतलाया जाता है कि कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, जो हमारे ह्यूमन सपियंस का अलग अलग स्पीसीज है, जो प्री हिस्ट्री से लेकर आज के समय तक जो ह्यूमन सपियंस है, ह्यूमन का जो स्पीसीज है उसके बारे में स्टडी की जाती है। कैसे एक स्पीसीज, ह्यूमन की एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंस है, क्या क्या भी उसके बीच में सिमिलैरिटीज थी, कौन से फैक्टर थे जो ह्यूमन के इस प्रकार इवोल्यूशन के लिए जिम्मेवार है, क्या क्या वो कल्चरल एस्पेक्ट थी, कैसे कैसे कल्चर का इवॉल्व हुआ, कैसे कल्चर एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एक दूसरे को प्रभाव डाल रहा था, कैसे एक ह्यूमन का एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से डिफरेंस है और उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है। कैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कैसे होमो इरेक्टस होमो हवेलेंस से अलग है और क्या क्या उसके बीच में डिसिमिलैरिटीज है, कैसे ये ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। और ये सारे प्री हिस्ट्री से लेकर आज के जमाने मॉडर्न होमो सैपियंस की स्टडी की जाती है। और ये अनुमान लगाया जाता है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में कैसा होगा। यानी ह्यूमन के पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी कर कर फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज को दिखाया जाता है, किसके अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही अच्छा विषय है। एंथ्रोपोलॉजी के मेनली 4 सब डिसिप्लिन में क्लासिफाई किया गया है। पहला की बात की जाए बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाम से ही क्लियर है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती होगी। और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जाती है, कैसे कल्चर का इवोल्यूशन हुआ, कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या एक कल्चर दूसरे कल्चर को प्रभाव डालता है या ना डालता है। यानी पूरे कल्चर की स्टडी की जाती है, किसके अंदर, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लैंग्वेज की स्टडी की जाती है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आर्कियोलॉजिकल टूल्स वगैरह की स्टडी की जाती है। और आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो सभी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल जानकारी पा सकते हैं। और हम बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के बेसिकली बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी यूपी हंसराज कॉलेज ऑफर करती है। और इसका सिलेबस की बात की जाए और हम फर्स्ट सेम के सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 3 बीएससी सब्जेक्ट होते हैं, 3 बीएससी सब्जेक्ट्स होते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। यानी बात की जाए मेन सब्जेक्ट वो 3 होते हैं और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। यानी ये आपको मेन बीएससी सब्जेक्ट के अलावा जीई पढ़ना होगा, सेक पढ़ना होगा, एक पढ़ना होगा एंड भैक पढ़ना होगा। यानी बीएससी सब्जेक्ट की बात की जाए तो बीएससी सब्जेक्ट के अलावा 4 और सब्जेक्ट है जो आपको बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाएगी। और सेक की बात की जाए तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये इसके लिए ऑप्शनल कोर्स है। यानी इसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्स के ऑफर की जाएंगे, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। एक में भी एबिलिटी इन्हांसमेंट
कोर्स बेसिकली ये लैंग्वेज कोर्स है, अलग अलग लैंग्वेज ऑफर की जाएगी, आपको एक लैंग्वेज किसी में सेलेक्ट करके आपको पढ़ना होगा। फिर जी जनरल इलेक्टिव, जनरल इलेक्टिव में भी बहुत सारे कोर्स है, उसमें आपको एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आपको पढ़ना होगा। जीई की बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति 7 सेमेस्टर तक सेम जीई लेकर पढ़ ले, सेम डिपार्टमेंट के जीई लेकर पढ़ ले, तो उसे माइनर डिग्री मिल जाती है। अब बच गया वैक, वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफर करती है, उसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर आपको अलग अलग सेम में पढ़ना होगा। लेकिन डीएससी की बात की जाए तो डीएससी सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होती है। सभी को जो बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, उसमें 3 डीएससी सब्जेक्ट होती है सेमेस्टर 1 के अंदर। पहला सब्जेक्ट की बात की जाए तो होती है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा की बात की जाए सोसाइटी एंड कल्चर, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच। तीसरा डीएससी सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो है इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हमने बताया था बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सब डिसिप्लिन होती है एंथ्रोपोलॉजी के। हमने ये भी कहा था कि यार इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बतला चुके हैं, हमारे चैनल पर जाके आप इसका वीडियो एकदम डिटेल्स में वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये 3 डीएससी सब्जेक्ट होती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेम में। इसके सिलेबस की पहला की बात की जाए तो पहला क्या, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें बेसिकली 4 यूनिट होती है। पहले यूनिट में जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में बताई जाती है, उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, फिर उसके एम एंड स्कोप को बतलाया जाता है। दूसरे में इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में बतलाया जाती है, कैसे लोग इवोल्यूशन हुए, क्या क्या इवोल्यूशन की थ्योरियाँ है जो समय के साथ चेंज होती गई, क्या क्या इवोल्यूशन क्या है, प्राइमेट्स क्या है, उसके बारे में पढ़ाई जाती है। कैसे प्राइमेट से ह्यूमन के इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या फैक्टर थे जो इवोल्यूशन ह्यूमन इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन किए, कैसे एक मान लो प्राइमेट से चिंपैंजी हो गया और ओरांगुटान हो गया, ये सब से कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज के बारे में पढ़ाई जाती है ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट सेम में। और इसके बारे में ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ाई जाती है, कितने प्रकार के ह्यूमन रेस है, क्या क्या फैक्टर है जो अलग अलग ह्यूमन रेस डेवलपमेंट में हेल्प की है, मतलब डेवलप की है, किस किस फैक्टर की वजह से अलग अलग रेस इस दुनिया में अस्तित्व में आए हैं, ये सारे के बारे में बताई जाती है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। ये बेसिकली बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, मस्त। डीएससी कोर्स के दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए तो होती है सोसाइटी एंड कल्चर, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच। ये बेसिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती है। इसके अंदर 4 यूनिट है। पहले यूनिट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी क्या है, क्या आखिर सोसाइटी है, किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बतलाई जाती है। दूसरे यूनिट में बतलाई जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर आखिर किसे कहते हैं, कल्चर क्या है, उसके बारे में बतलाई जाती है। अब फिर बतलाया जाता है कैसे ये कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके पीछे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मतलब होलिस्टिक अप्रोच बतलाई जाती है इसके कल्चर के बारे में, इसके अंदर सोसाइटी एंड कल्चर कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच के अंदर, ठीक है ना। और तीसरा डीएससी सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो है इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है उसके बारे में बताया जाता है, क्या क्या इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। और सेकेंड सेम की सिलेबस की बात की जाए, इसमें 3 सब्जेक्ट है। पहली सब्जेक्ट है ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, दूसरी है फील्ड वर्क ट्रेडिशन एंड इथनोग्राफी, तीसरी है ह्यूमन इकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब हम बात करें ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में तो इसमें 4 यूनिट है। ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में 4 यूनिट है। पहली यूनिट में प्राइमेट्स है, यानी प्राइमेट्स की ओरिजिन के बारे में पढ़ा जाती है, प्राइमेट्स कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ, वो फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई जाती है। सेकेंड यूनिट में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिवेलिस, होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ा जाती है कि उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पाए जाते थे, और इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस और सिमिलरिटी है, कौन कौन से फैक्टर थे जो इसका इवोल्यूशन के लिए योगदान दिए, ये सारे सेकेंड यूनिट में पढ़ाई जाती है। थर्ड यूनिट में ओरिजिन ऑफ होमो सैपियंस बनाई जाती है, जो आज के मनुष्य है उसका ओरिजिन कैसे हुआ और कब हुआ। होमो सैपियंस निएंडरथैलिस के बारे में भी थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाती है।
और पढ़ाई जाती है मॉडर्न वुमेन का ओव्यूलेशन कैसे हुआ और कब हुआ, क्या क्या फैक्टर थे जो मॉडर्न वुमन के इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थे। मॉडर्न वुमन यानी होमो सैपियंस सैपियंस। और इसमें पढ़ाई जाती है कि आर्किक वुमेन एंड मॉडर्न वुमेन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है, जो थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाती है। फोर्थ यूनिट में होमिनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ाई जाती है। होमिनाइजेशन प्रोसेस का मतलब कि कैसे वुमेन बना, एप से वुमेन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेज ऐसे आए जो वुमेन के बनाने के लिए जिम्मेदार थे, क्या क्या चेंजेज आए हैं एस में जो आगे चल के वुमेन का इवोल्यूशन हुआ, वुमेन का विकास हुआ, वुमेन का निर्माण हुआ, वो सारे ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ाई जाती है। और फोर्थ यूनिट में बायो कल्चर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाई जाती है, मतलब कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, बायोलॉजिकली हम लोग कैसे इवॉल्व हुए उसके बारे में भी फोर्थ यूनिट में पढ़ाई जाती है। सेकेंड सब्जेक्ट की बात की जाए वो है फील्ड वर्क ट्रेडिशन एंड इथनोग्राफी। इसमें भी 4 यूनिट है। पहले यूनिट में फील्ड वर्क ट्रेडिशन के बारे में पढ़ाई जाती है, फील्ड वर्क के बारे में पढ़ाई जाती है। सेकेंड यूनिट में आइडिया ऑफ फील्ड के बारे में पढ़ाई जाती है, मतलब आइडिया ऑफ फील्ड के आइडिया आया तो कब आया, कैसे आया। पहले क्या होते थे, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, यानी कि घर पर बैठ के ही जो भी मिशनरी द्वारा, ट्रेवलर द्वारा जो भी डाटा लेके आया है उसके ही हेल्प से इथनोग्राफी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थ्योरी वगैरह दिया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रेडिशन चेंज हुआ और लोग फील्ड में जाकर विजिट करके खुद ऑब्जर्व करके डाटा इकट्ठा करने लगे। तो ये फील्ड वर्क ट्रेडिशन कैसे कब क्यों आया उसके बारे में पढ़ाई जाती है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट है डूइंग इथनोग्राफी। इसमें पढ़ाई जाती है फील्ड वर्क आइडेंटिटी, यानी कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या कोई स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड वर्क में गए डाटा के लिए, फील्ड वर्क में गए डाटा के लिए, डाटा क्यों चाहिए, रिसर्च के लिए ना डाटा चाहिए ही। डाटा के लिए तो वो अपना आइडेंटिटी क्या पहचान बतलाएंगे लोगों को, यानी पार्टिसिपेंट को क्या पहचान बतलाएंगे, और उसके साथ डेपो कैसे बिल्ड कर पाएंगे ताकि वो अपना इंफॉर्मेशन आपको दे सके, कैसे उसके साथ रिलेशन बना पाएंगे, कैसे उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, उसके बारे में पढ़ाई जाती है थर्ड यूनिट में। क्या क्या प्रोसीजर है जिसके मदद से हम किसी भी पार्टिसिपेंट को डाटा देने के लिए एग्री कर सके इथिकली, ठीक है ना। और यह इथिकल इशू के बारे में पढ़ाया जाता है कि क्या क्या इथिकल इशू है जो डाटा कलेक्ट करते समय एक स्टूडेंट को या एक रिसर्चर को ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में भी थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाती है। फोर्थ यूनिट में फील्ड मेथड एंड राइटिंग के बारे में पढ़ाई जाती है, यानी इसमें क्या क्या फील्ड मेथड है, डाटा कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड है, उसमें ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, उसके बारे में पढ़ाई जाती है। इंटरव्यू के बारे में पढ़ाई जाती है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, इंटरव्यू है क्या, केस स्टडी किया है उसके बारे में पढ़ाई जाती है, लाइफ हिस्ट्री किया है उसके बारे में पढ़ाई जाती है, जीनोलॉजी क्या है, इथनोग्राफिक राइटिंग क्या है, कैसे लिखा जाता है इथनोग्राफी, इसके बारे में फोर्थ यूनिट में पढ़ाई जाती है। यानी जो सेकेंड सब्जेक्ट है फील्ड वर्क ट्रेडिशन एंड इथनोग्राफी, बेसिकली ये रिसर्च पेपर लिखने के लिए बिल्कुल डिजाइन किया गया है, एक स्टूडेंट को रिसर्च पेपर लिखने की ट्रेनिंग इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिलती है। सेकेंड सेम की थर्ड सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो ह्यूमन इकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एडेप्टेशन। इसके अंदर 4 यूनिट है। पहले यूनिट में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, यानी ह्यूमन इकोलॉजी क्या है उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई जाती है। सेकेंड यूनिट है टूल टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इकोलॉजी, मतलब ह्यूमन इकोलॉजी का अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या तकनीक, क्या क्या टूल है उसके बारे में पढ़ाई जाती है। मेथड ऑफ स्टडी ह्यूमन इकोलॉजी, इंडोजिनस नॉलेज फॉर सस्टेनेबिलिटी इन वेरियस इन्वायरमेंट, ये सारे सेकेंड यूनिट में पढ़ाई जाती है। थर्ड यूनिट की बात की जाए तो ये ह्यूमन एडेप्टेशन, इससे पढ़ाई जाती है एडेप्टेशन टू वेरियस इकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, मतलब जो वेरियस अलग अलग इकोलॉजिकल स्ट्रेसेस है, मतलब कि एक्सट्रीम हॉट कोल्ड इन्वायरमेंट, ये सारे स्ट्रेसेस को कैसे ह्यूमन अडेप्ट करता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन को एडेप्टेशन के लिए, ये बात थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाती है। और थर्ड यूनिट में ही इकोलॉजिकल रूल के बारे में पढ़ाई जाती है और ह्यूमन में कैसे अप्लाई होता है ये इकोलॉजिकल रूल, उसके बारे में भी थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाती है। फोर्थ यूनिट की बात की जाए वो है ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इसमें बात की जाए तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, अलग अलग इन्वायरमेंट ह्यूमन पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये फोर्थ यूनिट में पढ़ाई जाती है। इम्पैक्ट ऑफ
अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन वुमेन। जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये किस प्रकार से वुमेन को इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में 4th यूनिट में पढ़ाई जाती है। अब हम बात करते हैं थर्ड सेम की सिलेबस के बारे में। थर्ड सेम की 3 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। पहला सब्जेक्ट की बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा की बात की जाए तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। तीसरा की बात की जाए तो इंडियन प्री हिस्ट्री है। पहले सब्जेक्ट की बात है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें 6 यूनिट है। पहले यूनिट में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है ये बतलाई जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, ये सारे टॉपिक कवर की जाती है। सेकेंड यूनिट की बात की जाए तो उसमें स्टेट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसमें प्री नेटल, पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ, फिजिकल, कॉग्निटिव, साइको सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू एडल्टहुड, पैटर्न ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कर्व, वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ आदि टॉपिक कवर की जाती है। थर्ड टॉपिक की बात की जाए फैक्टर एंड मेथड रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फोर्थ टॉपिक की बात की जाए द रिलेवेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रोथ स्टडी। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन का, वो इसमें डिस्कस की जाती है। फिर बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज बैलेंस डाइट के अंदर शामिल है, उसके बारे में डिटेल्स में बात की जाती है। फिर माल न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में बताई जाती है। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस, ये सारे टॉपिक 4th यूनिट में कवर की जाती है। 5th यूनिट की बात की जाए वो है एडेप्टेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड सेम के तीसरे सब्जेक्ट की बात की जाए वो है इंडियन प्री हिस्ट्री। इंडियन प्री हिस्ट्री में 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट की बात की जाए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर। इसके अंतर्गत टेक्निक ऑफ टूल मैन्युफैक्चर एंड एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ टूल, प्राइमरी एंड कॉम्बिनेशन फैब्रिकेशन टेक्निक, टाइपोलॉजी एंड कल्चरल नोमेनक्लेचर आदि टॉपिक कवर की जाती है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर यानी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए प्री हिस्ट्री यानी जो जिसका हमें लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है, उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हम बेसिकली टूल का यूज करते हैं। जैसे कि चॉपर हो गया, चॉपिंग हो गया, एबेलियन हो गया, एसुलियन हो गया, ब्लेड टूल, यानी ये सारे टूल का यूज करते हैं। हम देखते हैं कि जिसका टूल एडवांस तकनीक से बने हुए, जो टूल अधिक एफिशिएंस होंगे, उस पार्टिकुलर समय की कल्चर, उस पार्टिकुलर जगह की कल्चर अधिक एडवांस होगा, अधिक डेवलप होगा। तो टूल से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ का कल्चर किस प्रकार का होगा, उसे हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम कवर करेंगे मेथड ऑफ क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन। जो है पार्टिकुलर साइट में हमें कुछ टूल मिले, कुछ और भी चीजें मिली, उसके वजह से हम वहाँ के क्लाइमेट के कैसे अनुमान लगा पाएंगे, प्री हिस्ट्रिक क्लाइमेट का कैसे पता लग पाएंगे, उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर उसमें क्या है टेलिनोलॉजी, प्लेंटोलॉजी, सॉइल पीएच एस्टिमेशन, ये सारी टॉपिक कवर की जाएगी। थर्ड यूनिट की बात की जाए प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का प्री हिस्ट्री कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट की बात की जाए वो है कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हैबिटेट एंड इकोलॉजी ऑफ लोअर पिलियोलिथिक, मिडिल पिलियोलिथिक, अपर पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक कल्चर, आर्ट, रिचुअल एंड बिलीव, ये सारे टॉपिक कवर की जाएगी। इसके अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करने से पहले कुछ पॉइंट पर ध्यान देते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी जो फील्ड दैट हैज कंप्लीट फोकस ऑन ह्यूमन, यानी एंथ्रोपोलॉजी पूरी तरह से किस पे फोकस करता है, ह्यूमन पे, मानव पर फोकस करता है। तो क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी फील्ड कम्प्लीटली ह्यूमन पर फोकस करता है, तो इसका कैरियर ऑप्शन है वो ह्यूमन के अराउंड ही घूमता है। ये ह्यूमन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसको कैसे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके, उसी लाइफ को और अधिक अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, उसी के अराउंड कैरियर ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी में घूमती है। रिसर्च एंड साइंटिफिक फील्ड के लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अधिक कमांड होना चाहिए एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में अधिक कमांड होती है, उसका रिक्वायरमेंट है। की स्किल जो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होनी चाहिए वो क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बेटर एनालाइजिंग एबिलिटी,
मेमोरी कैपेसिटी, यानी बात करें कि और हम कोई फील्ड में गए, डाटा इकट्ठा करने, डाटा कलेक्ट करने के लिए हम फील्ड में गए, फील्ड में डाटा इकट्ठा करने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, और आपको दिल्ली में भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है गुड कम्युनिकेशन स्किल। बेटर एनालाइजिंग, जो हम फील्ड में डाटा इकट्ठा करके लाए तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें बेटर एनालाइजिंग स्किल भी होनी चाहिए। मेमोरी कैपेसिटी भी अच्छी खासी होना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं पर गए, वहाँ पर हमारे पास कोई रिकॉर्डर नहीं है या मोबाइल वगैरह अनफॉर्चुनेटली नहीं ले जा पाए, या फिर किसी कारणवश वहाँ पर मोबाइल यूज नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या डाटा को याद करना होता है, जो भी देखे हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, उसको याद करना पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए, अच्छी मेमोरी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो म्यूजियम है, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये सारे फील्ड में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर आदि सेक्टर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। इंटरनेशनल एजेंसी की बात की जाए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, वो है WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ। अब हम बात करें करियर ऑप्शन इन प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में आप टीचिंग में, रिसर्च वर्क में, म्यूजियम में जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, पीपल एंड कल्चरल मैनेजर काम कर सकते हैं, एज अ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, या एज अ फील्ड इन्वेस्टिगेटर काम कर सकते हैं, या फिर हेल्थ एजुकेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जगह है जहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। और हम देखेंगे नोटिस वैकेंसी के बारे में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए आए वैकेंसी के बारे में, कौन कौन सी संस्था है जो पिछले सालों वैकेंसी उपलब्ध कराई है, उसको हम देखेंगे, और उसके नोटिस को देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसियाँ थी, कितने उसके सैलरी थे, और कौन कौन से संस्था में किस किस पोस्ट पर इस बार वैकेंसी आई है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। अब हम कुछ नोटिस के बारे में बात कर दे जो जो जॉब वैकेंसी के लिए निकली गई थी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 338 के तहत बनाई गई थी। इसने 29 मई 2024 को एक नोटिस जारी किया जॉब वैकेंसी के लिए। इसमें डायरेक्टर के 4 पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर के 4 पोस्ट, रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट, सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए 3 पोस्ट, और भी बाकी पोस्ट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए नहीं थे, आदि पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी जारी की गई थी। तो डायरेक्टर का 4 पोस्ट है, उसके सैलरी की बात की जाए, डायरेक्टर की सैलरी की बात की जाए, वो 78,800 से लेकर 2,09,200 तक की है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए, वो है मास्टर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, प्लस 8 ईयर का एक्सपीरियंस फॉर कंडक्टिंग सर्वे और रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसकी सैलरी की बात की जाए, वो है 51,100 से लेकर वो 1,77,500 तक। इसमें इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए, वो है मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। इसमें वे मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए फॉर कंडक्टिंग सर्वे और रिसर्च इन फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर। सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट के लिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए, और मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए? कंडक्टिंग सर्वे और रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग एनालिसिस और डाटा प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट के लिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने 19 अक्टूबर 2023 के भी एक नोटिस जारी किया था वैकेंसी के लिए। उसमें 3 डायरेक्टर के पोस्ट के लिए, 2 डिप्टी डायरेक्टर के लिए, 4 असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, 2 रिसर्च ऑफिसर के लिए, 3 सीनियर इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। यानी ये बड़ी ईयर वैकेंसी जारी करती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर करने के लिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलावा वो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडी है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हायर करती है जॉब के लिए। अगले की बात की जाए, वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने 19 जनवरी 2023 को एक नोटिस जारी किया। उसमें डायरेक्टर के 1 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 पोस्ट के लिए और सीनियर इन्वेस्टिगेटर के 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की है। और डायरेक्टर की सैलरी की बात की जाए तो
9,800 से लेकर 2,09,200 तक सैलरी है। और असिस्टेंट डायरेक्टर की सैलरी की बात की जाए वो है 56,100 से 77,500 तक। इसके कई क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन है मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी। मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा फील्ड है। ICMR नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी वैकेंसी जारी की, किसके लिए? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। उसने रिसर्च एसोसिएट फुल के लिए 1 वैकेंसी एंड कंसल्टेंट साइंटिफिक पोजीशन के लिए 2 वैकेंसी जारी की, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है PhD इन एंथ्रोपोलॉजी। 3 मार्च 2024 को न्यूज़पेपर में एक वैकेंसी आया था, उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 8 वैकेंसी पोस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डिवीजन और 1 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट कीपर के लिए इश्तिहार जारी की थी। यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलग अलग फील्ड में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए या प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए। जरूरत है स्किल डेवलप करने के लिए, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के क्या क्या स्किल होनी चाहिए वो डेवलप करने की जरूरत है। और किसी को मान लीजिए कि किसी को मास्टर करके से आगे पढ़ना है, मतलब कि आगे पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी में, कोई व्यक्ति आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो वो UCG नेट के थ्रू PhD कर सकता है। और कोई व्यक्ति 4 ईयर का BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कोर्स कंप्लीट करता है और मिनिमम 75% मार्क के साथ, तो वो UCG नेट के लिए एलिजिबल है। वो GRF के उपाधि भी पा सकता है और PhD भी कर सकता है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए कम से कम एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर होनी चाहिए। मास्टर करने के बाद अगर कोई व्यक्ति UCG नेट देता है तब जाके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन NEP के थ्रू वो एलिजिबल नहीं होगा। और कोई व्यक्ति 4 ईयर का BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको, और वो मास्टर करना चाहता है, उसे 1 ईयर में मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। और आपको UCG नेट के रिलेटेड और भी जानकारी जाननी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसके रिलेटेड वीडियो बना सकूं। एंथ्रोपोलॉजी के जॉब अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड एक लाइन में मैं बात कहूँ तो ये तो सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरी कायनात बाकी है।